गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास में हम दो पार्ट स्टडी करने वाले हैं। एक पार्ट में रहेगा हमारे पास छोटे छोटे दो क्वेश्चंस जो कि हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसमें आप लोगों ने अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं जैसे आपको बताई गई हैं आपने वैसे ही फॉलो करनी है। और सेकंड पार्ट में हमारे पास रहने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन। ठीक है, तो क्योंकि इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं इसीलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहां पर मैंने आपके पास कुछ रेफरेंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट रेफरेंस यही है। इनके अलावा भी आपके पास एक या दो हो सकती है, आप उसे भी स्टडी जरूर कर लेना अपनी बुक में से। सबसे पहले हमारे पास हीट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। तो हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सिर्फ आपके पास ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हीट एनर्जी। आपने सीधा एक लाइन लिखनी है, एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और उस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखा है। तो साउंड एनर्जी मीन्स एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, यानी कि जो एनर्जी सन रेडिएट कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। ये भी आपके लिए बहुत कॉमन है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। इसके बाद आपके पास है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। उस बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है उनके ऊपर बेस्ड होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस करंट एक तरह से। तो एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको लोअर क्लासेस से पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी हमें जो एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन ही दो टाइप से आपके पास अवेलेबल है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास फर्दर टू टाइप हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसकी टाइप पे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्यूजन का मतलब क्या होता है और फिजन का मतलब आपके पास क्या होता है। फ्यूजन नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि इसमें दो चीजें कंबाइन होती हैं। अब जब दो चीजें कंबाइन होती हैं तो इसका मतलब क्या है? एक लार्जर साइज का ऑब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। इसका मतलब की डेफिनेशन देखो यहां पर क्या बन जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, यानी कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और एक आपके पास हैवी न्यूक्लियस क्रिएट होता है, एंड दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। इसका बिल्कुल अपोजिट, अगर आपके पास एक न्यूक्लियाई, एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है और उसके बाद आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी वी कॉल न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। देखो ध्यान से, एनर्जी रिलीज व्हेन वन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, देन द एनर्जी इज सेड टू बी न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। एंड अगर आपसे पूछ ले रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और यहां पर आप बोलोगे दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो ये था सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक छोटा सा टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। यहाँ पर ये छोटा सा ही पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हीं को पढ़ना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास एक दो हैं तो अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, एग्जाम में आपके पास इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है वो रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि आपने एक बात लोअर क्लासेस से आपको पता है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है कुछ या डिवाइसेस, या फिर ऐसा कोई डिवाइस जो एक एनर्जी फॉर्म को डिफरेंट एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, सभी को लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ रेफरेंस डिवाइसेस आपके पास लिए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि ये डिवाइसेस करते क्या हैं। ये डिवाइसेस इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि पहले आपके पास अवेलेबल होगी ये वाली एनर्जी,
आपने यानी कि इन डिवाइसेस ने क्या किया है, इस एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप और यू कैन से बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तब आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक लैंप। ओके, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आने वाला है। या फिर आपके पास आएगा, आपके पास एक डिवाइस दिया हुआ होगा, आपसे पूछा जाएगा दिस डिवाइस कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू दैट एनर्जी। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। जैसे मान लो यहाँ पे रेडियो लिखा होगा और यहाँ पर जो होगा आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा टेबल के अकॉर्डिंग। हो सकता है 2 नंबर की हम आपके पास यहाँ पे टेबल बना दें। तो आपको इस तरह से पूरी की पूरी टेबल लर्न करनी है, सीजन बुक में आपके पास अवेलेबल है। ये कुछ रेफरेंस डिवाइसेस आपके पास सारे के सारे कंप्लीट यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है, इलेक्ट्रिक सेल करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, केमिकल सेल मींस जो आपके पास पेंसिल सेल आते हैं जो आप रिमोट में यूज करते हो, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। रेडियो, रेडियो क्या करता है, रेडियो करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेडियो जो आप लोगों ने शायद देखे भी हो, अगर नहीं भी देखे हो तो अपने घर वालों के से बोल सकते हैं कि रेडियो कैसा होता है, वो हो सकता है उनके पास हो पुराना, घर पे दिखा दें आपको। तो रेडियो क्या करता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अपोजिट टेलीविजन, टीवी, टीवी क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ हमें साउंड सुनाई देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन टेलीविजन पर हमें दिखाई भी देता है। तो रेडियो कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, टेलीविजन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। जहां पर दो दो पार्ट हैं, आपने ध्यान रखना है, वहां पर आपने दोनों पार्ट को बताना है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक ही पार्ट को बता दिया, तो वहां पर आपके नंबर कम हो सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मींस सन एनर्जी को बोल सकता है आप इसे, और यू कैन से सोलर एनर्जी, इसे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सन एनर्जी या सोलर एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपको सीधा बोलना है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ओके, उसके बाद पेट्रोल और डीजल आप लोग घर में यूज करते ही हो इसे। ठीक है, बाइक में, कार के अंदर, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए क्या होता है, केमिकल है, एक सब्सटेंस आप यूज करते हो, सब्सटेंस के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, एंड केमिकल एनर्जी यूज्ड इन थर्मल एनर्जी विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो पेट्रोल है वो क्या करता है, पेट्रोल डीजल या कोई भी आपके पास अगर फ्यूल है तो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन यू दे कन्वर्ट दैट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा टॉपिक आपके पास था। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है वन फॉर्म टू अनदर, और कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने थे 2, ये मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक में ऑलरेडी ऐसी टेबल दी हुई है आपको, वहां से भी आप इसे नोट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर का, वर्चुअल क्लास का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डेरिवेशन है, और अब तक की हो सकता है सबसे लेंथी भी हो, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 पार्ट को सोल्व करना है। अभी तक आपके पास 3 पार्ट वाली कोई भी एक सिंगल डेरिवेशन नहीं आई है, तो अभी हम वो डेरिवेशन करने वाले हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की वर्चुअल क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आएगी इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वही है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
but it can convert from one form to another. ओके, डेफिनेशन नहीं लिखता मैं आपकी इसकी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, आप इसे लिख सकते हो. डेफिनेशन क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, इसके बाद आती है इसकी डेरिवेशन का पार्ट. डेरिवेशन का पार्ट जब भी होता है, आपको पता है, आपको डायग्राम याद रखना होता है. ठीक है, आपको एक डायग्राम याद रखना होता है. तो यहाँ पर जो डायग्राम रहने वाला है वो क्या रहेगा, ध्यान से देखो. ये है, सपोज करो मेरे पास टावर, एक टावर है मेरे पास, जिसकी टोटल हाइट है h. टोटल हाइट मेरे पास क्या है? h. ओके, टोटल हाइट इज इक्वल टू h हम मान लेते हैं. ओके, हम क्या करेंगे, हमें ये चीज प्रूव करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करेंगे. ऑब्जेक्ट को यहां से हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे. अब ये इस पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं, सपोज करो A. इसे हम मार्क कर देते हैं A. ओके, जब हम इसे ड्रॉप करेंगे, फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा. फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा. ओके, क्लियर हो रही है आपको बातें? फाइनली जो ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच जाएगा, ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा. ये बात आपको क्लियर हो रही है? हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. हम यहां पर इसको भी लेबल कर लेते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं. सपोज करो हम इसको नाम दे देते हैं सी. इसको हमने नाम दे दिया सी. हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और ए और सी के बीच में इन बिटवीन कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे रेफरेंस. कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो अपनी मर्जी से. इसको हम लेबल कर देंगे बी, और इस पॉइंट पर भी हम एनर्जी को, टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे. और फाइंड आउट करने के बाद हम कंपेयर करेंगे एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट बी, एनर्जी एट पॉइंट सी. कंपेयर करने के बाद अगर इक्वल आ रहा है, तीनों ही इक्वेशंस आएंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. तीनों ही इक्वेशन अगर इक्वल हैं तो हमारा ये लॉ प्रूव हो जाएगा. अगर तीनों इक्वेशन नहीं आती हैं इक्वल तो ये फॉल्स हो जाएगा. और क्योंकि ये एक लॉ है, हमें ऑलरेडी पता है, आपको नहीं पता तो मुझे तो पता ही है, तो तीनों इक्वेशन यहाँ पर क्या रहने वाली हैं, सेम टू सेम रहने वाली हैं. हम यहाँ पर अब वो चीज को देखेंगे ध्यान से. ठीक है, इसके लिए अब क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन के लिए आपको एक बात आइडिया लेना पड़ेगा, ये टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट h है. कैलकुलेशन पार्ट के लिए अगर हम इसे x मान लें तो ये हमारे पास बन जाएगी x माइनस h. ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है इस डेरिवेशन में. बाकी सब आपके पास बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है. साइंस को यूज करेंगे, साइंस के कंसेप्ट को यूज करेंगे, और धीरे धीरे अपनी सारी कैलकुलेशन होती जाएगी. ठीक है, तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका. ओके, तो आपको ये बात याद है कि हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालनी है, एट पॉइंट बी निकालनी है, और एट पॉइंट सी निकालनी है. और तीनों ही इक्वेशंस जो हमारे पास आएंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी. कैसे इक्वल होंगी, चलो देख लेते हैं. इसको थोड़ा सा मैं ब्लॉक कर देता हूं यहाँ पर. तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम बनाने के बाद इसके लिए थोड़ी सी हम वर्डिंग पार्ट लिख लेते हैं. वर्डिंग पार्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. सिंपल लिखना है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m of mass m at point A, or you can say height h. Let it fall freely. Then, और यहां से आपकी डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. Then at point A, then at point A हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी, और एट पॉइंट ए जो टोटल एनर्जी है वो रहने वाली है आपके पास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्या रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी एंड
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और ए ही पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दोनों को सम करना है, एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा टोटल एनर्जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए आपके पास क्या रहेगी, वो रहेगी जीरो। वो क्या रहेगी आपके पास, जीरो रहेगी। क्यों रहेगी, आपने सीधा सा आंसर देना है, बिकॉज देर इज नो वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी ही यहाँ पर नहीं है। u की वैल्यू क्या है, जीरो है। ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो u की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ड्रॉप के केस में। तो u की वैल्यू जीरो है, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। जब वेलोसिटी ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो रह जाएगी, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है आपको बात है? ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी इसका मतलब क्या है, जो हाइट होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। h मींस मैक्सिमम हाइट, जो है अभी उसके पास सब्जेक्ट के पास मैक्सिमम हाइट भी आपके पास क्या है, h ही है। तो इसका मतलब क्या है, जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बनेगी वो बनेगी mgh। क्या बनेगी आपके पास, mgh बनेगी। अगर हम इसको लेबल करें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हम यहां पर क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। तो हमारे पास क्या बनेगी, टोटल एनर्जी, इसको हम थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसे हम ई ए भी लिख सकते हैं, इसे हम ई ए भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो प्लस एम जी एच, कम्स आउट टू बी एम जी एच लाइक दिस। इक्वेशन नंबर 4 यहां तक। ओके, यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से सारी बातें पढ़ लीजिए। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली है, विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी। ड्रॉप की कंडीशन है, यू की वैल्यू जीरो होती है। यू की वैल्यू जीरो होने से हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। एच की वैल्यू सीधा यूज होगी एच। ओके, हाइट की वैल्यू क्या यूज होगी आपके पास, एच यूज होगी। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी एच। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ये होता है। तो हाइट की वैल्यू ए पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि एच है। ओके, दोनों को सम करते हैं, ई ए कम्स आउट टू बी एम जी एच, ई ए कम्स आउट टू बी एम जी एच। ओके, क्लियर है? अब हमने ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल ली है, दैट इज mgh। तो यहां पर मैं इसको ऐसे रेफरेंस करके लिख लेता हूं, ई ए इज इक्वल टू mgh, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, ये वाला पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा। अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो भी। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर सी पॉइंट की एनर्जी पहले निकालूंगा। पहले मैंने निकाली है एट पॉइंट ए, अब निकालूंगा एट पॉइंट सी। क्यों निकालूंगा, क्योंकि वो भी इसी तरह से थोड़ी सी इजी है एज कंपेयर टू बी पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए मुश्किल क्यों आएगी अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन अभी आपको समझना है। अभी हमने निकाल लिया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, अब मैं निकालने वाला हूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, उसके बाद मैं निकालूंगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, तो रब कर रहा हूं मैं इसको यहां पर। अब बारी आती है टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। ई सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5।
क्योंकि जब ए हमने रखा था उसको हमने नाम दिया था 1, इसे हम नाम दे देते हैं 5, क्योंकि 4 तक हमारे पास जो पॉइंट्स है वो आ चुके थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी पॉइंट के रेफरेंस यानी कि ए से स्टार्ट होके सी पे पहुंचना है। क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने पर वो सी पॉइंट पर आया, यानी कि कहां से आया, ए पॉइंट से आया। तो इस जर्नी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कम्स आउट टू बी 0। इस पॉइंट पर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हाइट की वैल्यू 0 हो गई है। बिकॉज एट दिस पॉइंट हाइट इज इक्वल टू 0, हाइट तो है ही नहीं। देखो हाइट कहां पर थी, सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक टोटल हाइट थी h। अब वो ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे आने का मतलब क्या है, हाइट नहीं है। और अगर हाइट नहीं है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h मींस हाइट। अब हाइट ही नहीं है, हाइट 0 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास, ओवरऑल आपके पास क्या होएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 0। अब बारी आती है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी आपके पास क्या रहेगी, हाफ mv स्क्वायर। और इसे अब हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम लेबल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आपके पास रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहां पर हमारे पास u की वैल्यू 0 है। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि ड्रॉप की कंडीशन है। ड्रॉप की कंडीशन में u की वैल्यू 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलते हैं। v स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास बन गया 2gh। v स्क्वायर का फॉर्मूला कह लो या उसकी जो वैल्यू कह लो, वो आपके पास क्या आ गई है, 2gh आ गई है। अब यही वैल्यू हम यूज करेंगे, पुट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh इन इक्वेशन नंबर 7। इन इक्वेशन नंबर 7 तो क्या होगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1/2 mv की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gh, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास आ गया mgh, इक्वेशन नंबर 8। तो ध्यान से देखो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज 0, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज mgh। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट equation number 6 and 8 in 5 and we will get energy at point C is equal to, energy at point C is equal to kinetic energy plus potential energy। kinetic energy की वैल्यू क्या आ गई है, mgh, potential energy की वैल्यू 0, यानी कि आपके पास क्या आ गया, एनर्जी एट पॉइंट C is equal to mgh। ठीक है, एनर्जी एट पॉइंट C is equal to mgh। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 और सी पॉइंट पर जो हमारी टोटल एनर्जी है, ईसी का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कम्स आउट टू बी mgh which is exactly equal to energy at point C, that is mgh। ओके, यानी कि ए पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, mgh है, सी पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, वो भी आपके पास mgh है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इक्वल आएंगी, इक्वेशन बनी है, इक्वल आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट पर भी ऐसे ही एनर्जी निकालनी है, और वो भी आपके पास क्या आएगी, mgh ही आएगी। अगर आती है तो ये हमारा लॉ फॉलो हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। और क्योंकि ये लॉ है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हमें पता है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, तो वो mgh ही आने वाला है। कैसे आने वाला है, वो हमारा टारगेट रहने वाला है। यहां तक इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको एनर्जी एट पॉइंट ए और एनर्जी एट पॉइंट सी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बी पॉइंट पर एनर्जी निकालनी है, और बी पॉइंट पर एनर्जी इतनी आसान नहीं है जितनी ए और सी पर है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट पर हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और सी पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब बी पॉइंट पर ना तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ना ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा,
दोनों को हमें कैलकुलेट करना है और दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा। अब क्योंकि यहां पर हमें डबल कैलकुलेशन करनी है तो मैं इस पार्ट को भी रब कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालनी है, यानी कि एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, क्लियर है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, क्योंकि लास्ट तक हमारी इक्वेशन 10 तक गई थी, इक्वेशन नंबर 10 तक गई थी ना, हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 11। सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात कहने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। आपने ये बात ध्यान रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mgh मींस mg हाइट, ठीक है। अब बी पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाइट कितनी है, बी पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सी पॉइंट हाइट कितनी है, वो हाइट हमारे पास है h माइनस एक्स। और इसीलिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा mgh माइनस एक्स, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 12। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना, ध्यान से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल बस एक पॉइंट है। बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। उसकी हाइट जो हमें लेनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी है। और इस केस में अब जो हाइट है बी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो h माइनस एक्स है। वैल्यू हमने h माइनस एक्स पुट करी है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंपल mgh नहीं आई है, बल्कि mgh माइनस एक्स आई है। इसी वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये बनी है mgh माइनस mgx। ओके, वेरी गुड। इसके बाद हमें निकालने है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो अब यहां पे ध्यान से सुनो, जब हम यहां पर बी पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट निकालनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है बस। बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ए, क्योंकि ए से ऑब्जेक्ट आया है बी पर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्केयर। अब इस v स्केयर की वैल्यू को यूज करना है, इसे थोड़ा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन। कैसे होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। v स्केयर में हमारे पास फॉर्मूला है v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2gh। 2gh होता है, 2as कह सकते हो या 2gh होता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइट हम यूज करेंगे बी पॉइंट पर वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, और विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट ए और बी के बीच में जो हाइट है वो कितनी है, x है। इसीलिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, 2gx होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, समझ में आपको बात है। ओके, अब ये बिल्कुल आसान हो गया। v स्केयर इज इक्वल टू 2gx, बिकॉज u की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है। ड्रॉप किया है ना, ए पॉइंट से तो हमने ड्रॉप किया, तो u की वैल्यू जीरो रहने वाली है। तो v स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2gx। अब ये वाली वैल्यू इसको हम लेबल कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पुट v स्केयर इज इक्वल टू 2gx इन इक्वेशन नंबर 13। और यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कम्स आउट टू बी 1/2m इंटू 2gx। 2 से 2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी mgx। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 14। तो इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 14 आपकी आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। हो कैसे रहा है, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। अदरवाइज ए पॉइंट और सी पॉइंट पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वैल्यू की
कुछ दोनों ही पैरामीटर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वहां पर कोई ना कोई एक वैल्यू जीरो हो रही थी, यहाँ पे दोनों वैल्यू है, जीरो नहीं है एक भी, तो आपको बस पुट करनी है, पुट इक्वेशन नंबर 12 एंड 14 इन इक्वेशन नंबर 11, यानी कि एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज कम्स आउट टू बी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज दिस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, आपका ओवरऑल बनेगा mgh, EB इज इक्वल टू mgh। इसे हम लास्ट इक्वेशन नंबर 15 मान लेते हैं। तो एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास कितनी आ गई, EB इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 15। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो आप वहां पर लास्ट वर्डिंग ये लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 15 वी गॉट total energy is equal to mgh and hence we can say that law of conservation of energy has been proved। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है, ओके, या फिर hence proved लिख के भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हमने तीनों पॉइंट पर एनर्जी निकाल ली और तीनों पॉइंट पर जो एनर्जी हमारी आई है वो आई है mgh। जब तीनों ही पॉइंट पर एनर्जी हमारी सेम है तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आज की इस वीडियो में हमने दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखे और एक बहुत ही लेंथी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन देखा। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन आपको एक बारी में कंप्लीट समझ में नहीं आती है, तो और आ भी नहीं सकती। अभी आपका माइंड इतना शार्प नहीं है कि आप एक डेरिवेशन को एक बार करोगे वो सॉल्व हो जाएगी, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। इस डेरिवेशन की भी आप बार बार प्रैक्टिस करना और आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा 101%, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, 100% ले लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के बाद ये चैप्टर हमारा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टॉपिक रह जाएगा, छोटा सा टॉपिक है वो पावर, और वो एक वीडियो लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। और एक वीडियो लेक्चर हम ले लेंगे इसकी मिसलेनियस क्वेश्चंस की, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे इसके इसमें इस चैप्टर में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ओके, समझ में आ रही है आपको बातें। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है, कम ही टाइम है, लेकिन एक न्यूमेरिकल तो हमारा हो ही जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 kg। हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखवाता, मैं आपको सिंपल आइडिया देता हूँ। हमारे पास एक मास है, उस मास की हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें ये दिया हुआ है कि जब ये मास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो बनती है हमारे पास 25 जूल, ठीक है। रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट, फ्यूजन बुक का एक क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास हमें नहीं दे रखा, हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जब वो मास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी बनती है 25 जूल। हमें ये पूछ रहा है कि अगर हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, जब हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें तब काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क होगा, और जब हम इसे ट्रिपल कर दें, पहले डबल फिर उसके बाद ट्रिपल, और जो ट्रिपल होगा वो इस लेवल से होगा, और अगर हम उसकी ट्रिपल कर दें तब बताओ काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके,
ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, हमारे पास एक मास है, वैल्यू नहीं दी हुई, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है तो 25 जूल है। वेलोसिटी को डबल कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रिपल कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सबसे इजी आपके लिए क्या रहेगा कि आप मास की वैल्यू निकाल लो। ओके, तो मास की वैल्यू हम पहले पार्ट से निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 25, 1/2। m की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो m की वैल्यू को हम m ही रखेंगे। v स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब SI में है तो इसका मतलब 2 kg। ओके, हमने मास की वैल्यू निकाली, यानी कि तीनों ही पार्ट के लिए, आने वाले दोनों पार्ट के लिए मास की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 2 kg रहेगी। ओके, अब इसने सेकंड पार्ट के लिए, यानी कि जब वेलोसिटी हमने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके लिए इसने हमें मास दे दिया। मास हमने यहाँ से निकाल लिया, ऑब्वियस सी बात है। और वेलोसिटी दी है डबल, यानी कि v की वैल्यू आपके पास क्या है, डबल है। 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, हाफ mv स्क्वायर यानी कि 1/2, 2 और 10 का स्क्वायर, 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 जूल आ जाएगी। ओके, कैसे किया है, इसके लिए हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी नहीं थी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू थी। क्या करना पड़ा, मास की वैल्यू को निकालना पड़ा। अब इसी तरह से अब इसने क्या कहा है कि अब हम अगर वेलोसिटी को ट्रिपल कर दें तो क्या होगा, वेलोसिटी को हमने क्या करना है, ट्रिपल करना है, 3 टाइम्स करना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। वो क्या गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। जब वो एक क्वेश्चन को एक लाइन में करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसका ट्रिपल कर सकते हैं, 10 का ट्रिपल वो कर सकते हैं। 10 का ट्रिपल नहीं करना है। इसने क्या कहा है, पहले कि 5 वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन थी, पहले इसको डबल किया और बाद में ट्रिपल किया है इसी को, इसको ट्रिपल नहीं करना। तो यहां पर जो ट्रिपल है इसका मतलब आप 30 मत मान लेना, ट्रिपल का मतलब आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लोगे 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 2 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 15 का स्क्वायर 225 जूल। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सृजन बुक का क्वेश्चन है ये, सृजन बुक में आपको दे रखा है, आप वहां से भी इसे समझ सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो। तो आज वीडियो लेक्चर में हमने 2 सिंपल क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद एक डेरिवेशन की है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकता है हमने वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।